जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेकिंग क्लासेस। जिन भी जेकेएसएसबी बच्चों का 2026 में कोई एग्जाम है जेकेएसएसबी का, तो ये जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है ना, ये आपके लिए बहुत बहुत प्रीशियस रहेगा, क्योंकि आपको एक नया ट्रेंड जेकेएसएसबी का देखने को मिल रहा है। हम इसको समझेंगे आज के इस सेशन में। हम जीके इंडिया के जो क्वेश्चन आए हैं प्लस जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। नॉट जस्ट आंसर्स बताऊंगा, आंसर्स बताने होते तो आंसर की अवेलेबल थी। आपको मैं बताऊंगा बेसिकली पेपर में आपको किस तरह से चीजों को कवर करना है और किन किन पोर्शन में आपने इंफेसाइज करना है, प्लस किस तरह से आप पढ़ना है इस नए ट्रेंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो धीरे धीरे सारे हम टॉपिक्स कवर कर लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। ये सेट ए है, इसमें 61 क्वेश्चन था कि आपको बतानी है कौन सी बुक और उनके ऑथर। मैंने आपको बोला था कि जो जेकेएसएसबी है अगर वो हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे क्रोनोलॉजिकली या मैच द फॉलोइंग काइंड ऑफ में पूछ रही है, ठीक है, तो उसी के एक ही एग्जांपल है। अब देखो, अगर आपको इनके बारे में पता है, बुक्स के बारे में, तो करेक्ट है। अगर नहीं पता तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना ही बेस्ट रहता है। बट इन क्वेश्चन के बारे में एक दो चीजें सबको पता है, जैसे वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की बुक, ये हर कोई आपको पढ़ाता है जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाता है। अगर नहीं पढ़ाता तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ठीक है। और दूसरा अनहैप्पी इंडिया जो है लाला लाजपत राय की बुक है, ठीक है। और कहीं तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी आरसी दत्त, उनके बारे में पता होगा। बट अगर आपको ये दो ऑप्शन भी पता होते ना, क्योंकि मुझे ये दो पता है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, तो मेरे इस आंसर तक पहुंच सका, क्योंकि एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें पहले का बी और थर्ड का डी है, तो वो ऑप्शन सी है सिर्फ, बाकी सारे ऑप्शन में अलग हैं। तो इसका मतलब इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वो आरसी दत्त ने दी थी, और इंडिया डिवाइडेड जो है वो राजेंद्र प्रसाद जी की बुक है, ठीक है। तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक चीज सीखने को मिली कि जो बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, इस टॉपिक में आपको फोकस करना है, क्योंकि ये आपको आर्ट एंड कल्चर में भी क्वेश्चन पूछा गया था। जो इससे पीछे वाइल्ड लाइफ गार्ड का पेपर हुआ, उसमें क्या पूछा गया, उसमें जो एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पे जो बुक्स थी हमारी इंपॉर्टेंट, मान लो भान भट्ट ने बुक लिखी है, कालिदास ने कोई बुक लिखी है, तो उनका मैच द फॉलोइंग, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो आने वाले दिनों में जो पेपर होंगे उसके लिए आप इस तरह से पढ़ोगे, ठीक है। घबराना नहीं है कि पेपर में ट्रेंड चेंज हो गया, धीरे धीरे हमें सीखना है और अपने आप को इंप्रूव करना है, बस डोंट वरी अबाउट इट। अब देखो यहाँ पे ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हैं और उनको किस किसने डिस्कवर किया। देखो, सबसे पहले केप ऑफ गुड होप जो है वो बोल रहा है वास्को दी गामा ने किया, सोलर सिस्टम को केपलर ने किया, ऑस्ट्रेलिया को जेम्स कुक ने किया, ठीक है। सबसे पहले इसी की बात करते हैं, केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप क्या है? वो जो अफ्रीका के नीचे वाला केप है ना, उसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। देखो, इसको जो है बेसिकली डिस्कवर जो है वो वास्को दी गामा ने नहीं किया था, इसको जो है वो डिस्कवर किया था बार्थोलोमियो ने। किसने किया था? लोमियो डायस जो था, इसने बेसिकली इसको डिस्कवर किया था। कब डिस्कवर किया था? 1488 में, ठीक है। बाद में इसको क्रॉस करके वास्को डी गामा इंडिया आया था। अगर पेपर में आपको ये क्वेश्चन पूछता कि किसने पहला जो डायरेक्ट सी रूट यूरोप से इंडिया में डिस्कवर किया था, वो वास्को डी गामा था। आपको पता है वास्को डी गामा इंडिया में आया था, पुर्तगीज था, ठीक है। बट केप ऑफ गुड होप को इससे पहले ही बार्थोलोमियो डायस ने जो है वो डिस्कवर कर दिया था। कब? 1488 में, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी आपको नॉलेज होगी। बाकी सोलर सिस्टम को केपलर ने डिस्कवर नहीं किया था। केपलर ने बेसिकली लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन दिए थे। क्या दिए थे? लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो ये दूसरी स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। और तीसरी स्टेटमेंट जो था ऑस्ट्रेलिया, इसको जेम्स कुक, इसके नाम पे कुक स्टेट भी है, ठीक है। तो ये सबको पता था, जेम्स कुक ने जो है ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया था। तो ऑप्शन इसका बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बी ऑप्शन इसका ठीक था। केप ऑफ गुड होप जो है बार्थोलोमियो डायस ने 1488 में ही डिस्कवर कर दिया था, बट इसने क्रॉस करके इंडिया तक नहीं पहुंचा था। इंडिया तक पहुंचने वाला वास्को दी गामा था, ठीक है। तो ऐसा अगर पेपर में क्वेश्चन आता कि किसने डिस्कवर किया था पहला डायरेक्ट सी रूट, क्योंकि यूरोप से इंडिया का पहला डायरेक्ट सी रूट जो है वो वास्को डी गामा ने डिस्कवर किया। आने वाले टाइम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आईएमएफ के रिलेटेड क्वेश्चन था। हमें बताना था आईएमएफ के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। अब कहता है कि आईएमएफ क्या है। देखो, सबसे पहली बात आईएमएफ के बारे में समझो ना कि ये चीज क्या है। देखो, हुआ क्या, जब आपकी वर्ल्ड वार हुई ना, सेकंड वर्ल्ड वार, उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। क्या नाम था उस कॉन्फ्रेंस का? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इसलिए बता रहा हूँ। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ पर हुई? न्यू हैम्पशायर में, ठीक है। न्यू हैम्पशायर में कब हुई? 1944 में। इसमें दो ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की गई, एक बना गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और एक बना गया वर्ल्ड बैंक। तो पहले तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं? इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं ट्विन सिस्टर। क्या बोलते हैं? ट्विन सिस्टर। इनका क्या काम था कि ताकि फ्यूचर में कोई वो है वॉर ना हो, इसके लिए। तो आईएमएफ का काम क्या है? आईएमएफ का मेन काम था एक तो पैसों का सिस्टम देखना, और दूसरा काम है कोई भी किसी कंट्री में अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है तो आईएमएफ उस टाइम पे उसकी हेल्प करता है, ठीक है, पैसा वैसा देके। तो फाइनेंशियल क्राइसिस में हेल्प करना। और वर्ल्ड बैंक का काम है रीडेवलपमेंट करना, क्योंकि जो हमारा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो कंट्रीज में बहुत नुकसान हुआ था, तो उनकी रीडेवलपमेंट के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक बनाया। तो ये दोनों ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में दो ऑर्गेनाइजेशन बनी। एक का नाम था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो फाइनेंशियल क्राइसिस को रेगुलेट करेगा, और वर्ल्ड बैंक जो है डेवलपमेंट में पैसा। आपको पता है वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स इंडिया में भी चलते हैं, डेवलपमेंट रिलेटेड काम है। अब हमें बताना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है आईएमएफ के बारे में।
तो कहते हैं कि हर एक मेंबर कंट्री जो है उसका इक्वल वोटिंग पावर है रिगार्डलेस ऑफ इट्स फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन। वो कितना पैसा दे रहा है बट उनकी जो है बेसिकली इक्वल वोटिंग पावर, ऐसा नहीं है यहाँ पर इक्वल वोटिंग पावर नहीं है, ठीक है, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से ही उनकी वोटिंग पावर है, तो ये नहीं है, ठीक है। सेकंड, आईएमएफ जो है स्पेशल ड्राइंग, हाँ आईएमएफ में करेंसी एक चलती है जिसको बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है। ये इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जिसको 1969 में बनाया था, ये स्टेटमेंट करेक्ट थी यहाँ पर। और हमें इनकरेक्ट बताना, तो पहली इनकरेक्ट थी, प्राइवेट एंटिटी इंडिविजुअल कैन आल्सो होल्ड स्पेशल ड्राइंग, ऐसा नहीं है, ये होल्ड नहीं कर सकते, प्राइवेट एंटिटीज नहीं, ये कंट्रीज होल्ड करती हैं स्पेशल ड्राइंग राइट, ठीक है। जिसके ज्यादा स्पेशल ड्राइंग राइट्स होंगे उनका ज्यादा से होगा किसका, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स में। हमें इनकरेक्ट बतानी थी, पहली और तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो मतलब देखो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपके सिलेबस में मेंशन है, आपके के सिलेबस में मेंशन नहीं होगा तो वो नहीं, जिनके सिलेबस में मेंशन है तो आपको उनके बारे में जस्ट ये नहीं पता होना चाहिए कि अगर मैं बोल दूं आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां पर है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर, अब वो नहीं पूछ रहा है। अब उनके जो फंक्शंस हैं वो क्या करती हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनके बारे में कुछ चीजें आपको कवर होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन था, ये करंट का क्वेश्चन है, ऑल्दो ये करंट का क्वेश्चन है बट इतना पुराना ही करंट है, 2024 एंडिंग का, मतलब 2025 स्टार्टिंग का करंट है, बट ये क्वेश्चन आराम से किया जा सकता था, क्योंकि जब मैं भी पेपर सॉल्व कर रहा था मुझे नहीं पता था इसका डायरेक्ट आंसर, मुझे नहीं पता था, बट मैंने इजिली इसका आंसर निकाल दिया। अब कैसे निकाला, अब तुम सोचो कि तुम कैसे सोचते हो, मैं बताता हूँ मैंने कैसे सोचा। देखो सबसे पहली बात, इनमें से कौन सा स्पेस मिशन जो है जिसको इसरो ने करा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और डेमोन्स्ट्रेट किया एक टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से आप डॉक कर सकते हो, अनडॉक कर सकते हो दो स्मॉल स्पेस एयरक्राफ्ट इन लो अर्थ, मतलब लो अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट में आपने दो स्मॉल स्पेस क्राफ्ट को जोड़ना हो या अनडॉक करना हो वो आप कर सकते हो, डॉकिंग या अनडॉकिंग कर सकते हो, ठीक है। ये कौन सा मिशन था, देखो सिंपली ध्यान से समझो, आदित्य बोलते हैं सन को, आदित्य किसको बोलते हैं, सन को। आदित्य एल1 मिशन सन की स्टडी के रिलेटेड मिशन है, तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। दूसरा, गगनयान मिशन के बारे में जिसको नहीं पता उसको इंडिया में रहने का हक ही नहीं है। गगनयान मिशन इंडिया का पहला, आने वाले दिनों में पेपरों में पूछ सकता है, इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। तो इसके तहत हम कब से तैयारी कर रहे हैं, हम अपने जो है इसके कुछ वो भी मिशन पहले भी चला चुके हैं जिसमें हम मतलब मैन को ना भेजकर कुछ और चीजें भेज रहे हैं स्पेस में। तो एक पहला इंडिया का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होने जा रहा है जिसके तहत हम 3 आदमियों को जो है स्पेस में भेजेंगे लो अर्थ ऑर्बिट में, और 2027 में ये लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में सबको पता है। फिर निसार जो है ये बहुत न्यूज में था, ये क्या है, नासा और इसरो ने मिलकर एक, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई थी 1-2 पेपर में, सिंथेटिक अपर्चर रेडॉर। तो इसका बेसिकली इसका हम क्या करते हैं, इसके हेल्प से अर्थ को ऑब्जर्व करते हैं, उसको उसके वेदर वगैरह को, उसका काम था। बट जो इस क्वेश्चन का आंसर था वो था स्पेसएक्स। मैंने इसलिए किया इस क्वेश्चन का आंसर में करेक्टली, इसलिए जब मैं आपके लिए पेपर सॉल्व करता मैं कर पाया क्योंकि मुझे ये पता था कि ये 3 हैं उनके फंक्शन पता, मुझे नहीं पता था स्पेसएक्स का क्या फंक्शन, बट मुझे इन तीनों के फंक्शन पता था और तीनों को छोड़ के स्पेसएक्स ही आता था, इसलिए मैंने इसका आंसर मांगा। जो स्पेसएक्स है ना, इसकी जो बेसिकली फुल फॉर्म है वो है स्पेस, इसकी फुल फॉर्म है अगर किसने पढ़ी होती ना, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये बेसिकली इसरो ने 30 दिसंबर 2024 में लॉन्च किया था। इसमें क्या है कि हम स्पेस में डॉकिंग और अनडॉकिंग कर पाएंगे स्पेसक्राफ्ट की, यही हमारे मिशन का पार्ट था। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आपको पता है रिसेंटली जो है पद्म अवार्ड दिए गए, ठीक है, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ठीक है, पद्मश्री, ये सारे अवार्ड जो है दिए जाते हैं, आप सबको ऑलरेडी इन चीजों के बारे में पता है। उसमें क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी जम्मू कश्मीर की पर्सनैलिटी है जिनको रिसेंटली जो है अवार्ड दिया गया, कौन सा अवार्ड दिया गया, पद्मश्री अवार्ड दिया गया, तो उसके बारे में हमें बताना था। तो कौन सी पर्सनैलिटी है जिनको रिसेंटली दिया गया, देखो उमर अब्दुल्ला को नहीं मिला। देखो थोड़ा तो आप करंट में नॉलेज रखते हो ना, तो थोड़ा उमर अब्दुल्ला, और यहाँ पर एक चीज और लिखी है, पद्मश्री फॉर हिज सोशल वर्क में रहमान राही सोशल वर्क से एसोसिएट नहीं है। गुलाम नबी आजाद और उमर अब्दुल्ला को भी तुमने सुना होगा, नहीं मिला, तो बृजलाल भट्ट इसका आंसर था, ठीक है। तो बृजलाल भट्ट जो है बेसिकली ये एक तरह के सोशल वर्कर हैं, इनको बेसिकली पद्मश्री के साथ सम्मानित किया गया। पद्मश्री तो काफी दिए जाते हैं बट पद्म विभूषण इस साल जो दिए गए वो कम ही दिए गए, तो पद्म विभूषण से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो टोटल पद्म विभूषण अवार्ड, देखो ये जम्मू कश्मीर के थे इसलिए यहाँ पर अवार्ड आया, ठीक है। ऐसे पद्म विभूषण जो है इंडिया लेवल पे इंपॉर्टेंट है, 6 पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए, ठीक है। इसमें अलग अलग फील्ड में दिए जाते हैं, जैसे आर्ट की फील्ड में अगर आप देखो, एक तो आपको धर्मेंद्र सिंह जी, ठीक है, धर्मेंद्र सिंह जी को आर्ट की फील्ड में दिया गया, और एक एन राजम थे उत्तर प्रदेश के, उनको आर्ट की फील्ड में दिया गया, ठीक है। और किसको, और लिटरेचर की फील्ड में दिया गया 2 बंदों को, एक पी नारायण है उनको दिया गया, और बेसिकली एक जो है लिटरेचर की फील्ड में पी नारायण को दिया गया, और एक पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में वीएस
अच्युथंदम को दिया गया, ठीक है, इनको भी पोस्टमसली दिया गया, ठीक है। फिर पब्लिक अफेयर्स में केटी थॉमस को भी दिया गया। ये मैं अभी जस्ट आपको बता रहा हूं क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का था कंटेंट, तो इसलिए उन्होंने यहाँ से क्वेश्चन पूछा। बाकी मुझे आपको पढ़ाना ही है, आपको मैं वो करंट अफेयर्स का भी मैराथन सेशन लेने वाला हूँ बहुत जल्दी, उसका मैं देख रहा हूँ कंटेंट वगैरह, तो उसमें मैं ये सारा कवर करवा दूंगा। जस्ट मुझे अभी आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया देना था, ठीक है। नेक्स्ट अब जम्मू कश्मीर के 5-6 क्वेश्चन जो लगातार आए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। देखो जम्मू कश्मीर का सबसे पहले ये जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ये कहता है कि जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद स्टेट मैटर पे यूटी के अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो लॉज बनाती है, बट कौन से सब्जेक्ट जो है यूनियन गवर्नमेंट के अंदर, एजुकेशन हेल्थ नहीं होगा, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी नहीं होगा, लोकल सर्विस में, पब्लिक ऑर्डर पुलिस आपको पता है जो है एलजी के अंडर आती है। तो रोज आपको पता है कि जो ये एनसी गवर्नमेंट है बोलती है कि पुलिस ने ये कर दिया वो कर दिया, सिक्योरिटी लैब्स हुआ, जो फारूक अब्दुल्ला साहब को गोली लगते लगते बची है, पुलिस जो है एलजी के अंडर आती है। आप स्टेटमेंट सुनते हो ना, तो पब्लिक ऑर्डर पुलिस जो है वो किसके अंडर है, वो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर है, ये चीजें आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप ट्रिब्यूटरी और रिवर चेनाब, ये क्वेश्चन अगर आप ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे तो फिर पेपर में करोगे क्या, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जैसे खुद ट्राई करो, उज्ज रिवर पढ़ा के मैं भी पागल हो गया हूँ, रावी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, उज्ज रिवर। बाकी मारूसुदर चेनाब की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी ये तो है, ठीक है, पहली स्टेटमेंट गलत थी। तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है ये चेनाब की मारूसुदर, ये भी आपको पता है, ठीक है। फिर नीरू अंश तवी इज ऑल्सो अ ट्रिब्यूटरी ऑफ किसकी, तभी भी चेनाब की ट्रिब्यूटरी, ये भी करेक्ट है। इसको छोड़ के कालनाई है, कालनाई भी किसकी, चेनाब की ट्रिब्यूटरी, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। एक है नाला बिचलेरी, ये भी बताया था एक बार आपको, और पिछली बार जो है कालनाई कहीं पूछा था। तो मतलब ये आपको सारी ट्रिब्यूटरी चेनाब जो आपके इंडस रिवर, मैंने मैराथन सेशन में पढ़ाया हुआ है, आपको पढ़ना है। जो इंडस रिवर सिस्टम है इसको अच्छे से पढ़ लें, इसकी छोटी मोटी सारी ट्रिब्यूटरीज पढ़ लेना, ठीक है। ये यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता है। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग थी, तो पहली स्टेटमेंट जहां पर रॉन्ग कर दो, बाकी सारी करेक्ट हैं, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सारी ही ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर चेनाब की। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बट देखो अब आपको ये पूछ रहा है ना कि कौन सी किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो आपको मैच द फॉलोइंग में ये भी पूछ सकता है किस जो हमारी रिवर है उसका पुराना नाम था, या किस रिवर पे कौन सा डैम है, ऐसे क्वेश्चन आप पूछेगा तो अब आप उसके लिए रेडी हो जाए। जैसे रावी रिवर का पुराना नाम था पारूशिनी, ठीक है, पारूशिनी रावी रिवर को कहते हैं, इंद्रावती भी इसको कहते थे। चेनाब का नाम था अस्किनी, चेनाब को अस्किनी भी कहते हैं, ठीक है, अस्किनी, ठीक है। चंद्रभागा से चंद्रभागा भी इसी को कहते हैं। फिर झेलम को वितास्ता भी कहते थे पुराने टाइम में, ठीक है, व्यर्थ भी इसका नाम है, ठीक है। तो ये भी आपको पता, मतलब ये आप याद कर लेना। अब ये मैच द फॉलोइंग में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब आपको कोई भी डायरेक्टली सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट मुश्किल नहीं होता अगर आपको सारे पता है कौन सा किसका पुराना नाम है, तो मैच द फॉलोइंग में आता रहे ना। और इसके मैच द फॉलोइंग में मैंने अभी आपको बताया कि ऑप्शन एलिमिनेशन के क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, दिस इज क्लियर, तो कोई दिक्कत नहीं। और ये जो हिस्ट्री का भाई पेपर उतना भी टफ नहीं था, टफ इसलिए था क्योंकि देखो जम्मू कश्मीर तो बिल्कुल टफ नहीं था, टफ वो पोर्शन था जिस पोर्शन में जीके में तुम्हारी अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी, मान लो इंडिया वाले पोर्शन में, तब गड़बड़ थी। मान लो जिसने मेरे से सेशन सुने, मैंने कंसेप्चुअली आपको बड़ी चीजें बताने की कोशिश की, अगर वो थोड़ा भी दिमाग पेपर में लगाते तो उनके क्वेश्चन हो जाए। तो अब ऐसा नहीं है कि तुमने घबरा जाना है कि जूनियर सेशन में ट्रेंड चेंज हो गया, हम किस तरह से पढ़े, तुम्हारी अपनी प्रिपरेशन है वही, उसके साथ तुम मुझे बोलोगे तो मैं लेटेस्ट ट्रेंड पे एमसीक्यूज मैराथन ले लूंगा, ठीक है, एक दूसरे मैराथन एक एमसीक्यूज मैराथन ले लूंगा। आप मुझे बोलोगे 10-15 दिन आपको डेडिकेटेडली हम इस पे काम करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अब देखो ये अपने हिस्ट्री में बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। देखो सिकंदर के बारे में आपको पता है, सिकंदर ने ही जामा मस्जिद बनाई है, चिल्ला चिल्ला के तो मैं भी बता चुका हूँ आपको। यूसुफ शाह चक जो है लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर है कश्मीर के, ये भी करेक्ट था। शामसुद्दीन जो है मीर जो है, इन्होंने बेसिकली सल्तनत स्टार्ट की। हाँ देखो शामसुद्दीन यही जो है, जब ये शाह मीर इनका नाम था, और जब इन्होंने बेसिकली खुद का अपने आप को राजा डिक्लेयर किया तो सुल्तान शामसुद्दीन मीर के नाम, तो इसलिए यहाँ से शाह मीरी डायनेस्टी स्टार्ट है, ठीक है। सिकंदर भी बेसिकली जो ये था ना, ये भी शाह मीर डायनेस्टी का ही था। यूसुफ शाह चक जो है वो चक डायनेस्टी का था, यूसुफ शाह चक डायनेस्टी। और हब्बा खातून इसकी वाइफ थी, ठीक है, हब्बा खातून इसकी वाइफ थी, जिसको आप क्या कहते हैं, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ये तीनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे के सामने, वन का ए था, सेकंड का बी था और थर्ड का सी था, ठीक है। ये क्वेश्चन तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था, वन का ए, सेकंड का बी और थर्ड का सी, ठीक है। तो ये हिस्ट्री का मैं मान सकता हूँ बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था, आप सबने ये पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है टोटल फॉरेस्ट कवर जो है यूटी और जम्मू कश्मीर, देखो ये एक्चुअली फॉरेस्ट का पेपर था तभी ये क्वेश्चन आया। आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा, तो 39.15% जस्ट देखने के लिए देख लेना। देखो क्योंकि जिस तरह का एग्जाम होता है उस तरह के भी तो क्वेश्चन होते हैं ना। अब ये एग्जाम ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का था तो उसके रिलेटेड तो क्वेश्चन आएंगे ना,
तो वो आपको करना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था ना, जब मैंने ट्रांसपोर्ट के मैंने सेशन लिया एक दो, तो मैं एक चेनाब मान लो ब्रिज है, यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट को इन डेप्थ तुम्हें समझा रहा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि आज का स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा। अब मान लो जिसको सिर्फ ये पता है कि चेनाब ब्रिज जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट आर्क ब्रिज है, तो वो कैसे करेगा? वो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता। तो जैसे आपको पता है यूएसबीआरएल हमारा रेलिंग प्रोजेक्ट है, उसमें दो मेन हमने जो ब्रिज बनाए, मेन दो जो अभी जो न्यूज में थे, एक तो हमारा इंडिया का पहला केबल स्टेड ब्रिज है जो ऐसे केबल की वजह से रुक के ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये सब पढ़ाया हुआ मैंने, उसका नाम है अंजी खाद ब्रिज, ठीक है। एक तो हमने ये पढ़ा था, और दूसरा आपको पता है चेनाब ब्रिज जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है और 359 मीटर अबव द मतलब हमारा आईफिल टावर उससे भी ऊंचा। तो और इसका बेसिकली जो है आइकॉनिक, ये कितने मीटर लंबा है? 1315 मीटर लंबा था, ठीक है, और हाइट कितनी है? 359 मीटर अबव रिवर बेड। ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट थी, तो ऑप्शन सी था करेक्ट। इस बच्चे ने भी करेक्ट किया है, इसका मतलब इसने अच्छे से पढ़ा। तो आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर पे जो भी चीजें हैं, जो भी टनल्स हैं, जो भी नए बन रहे, मान लो आपका जेड मोर टनल है, जोजिला टनल है, उसके क्या फीचर्स हैं, जब बन जाएंगे वो एशिया का हाईएस्ट होगा, जो भी खास करके पीआईबी में, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में जो भी उनके बारे में छपा था, या मोदी जी ने किसी की इनॉग्रेशन की है, उनके बारे में उनके फीचर्स अच्छे से पढ़ लेना। अब ऊपर ऊपर से मत पढ़ना, इनकी अच्छे से पढ़ना। और मैं भी कोशिश करूंगा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में बहुत जल्दी इस पे तो मैराथन सेशन प्रोवाइड करूंगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। उसके बाद कुछ मैथ्स के क्वेश्चन आ गए, ये हम करेंगे। मैथ्स रीजनिंग भी आप बोलोगे तो कल हम मैथ्स रीजनिंग भी सॉल्व कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 81 क्वेश्चन से। ये पोर्शन आपका किसका स्टार्ट हो गया? अब हिस्ट्री का, मतलब जीके वाला हिस्ट्री पोर्शन जो आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया, अब इसको कवर करेंगे। देखो क्या कहते हैं, फॉलोइंग द सप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 में जो सप्रेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आए थे, ठीक है। देखो हिस्ट्री, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी खास करके कंसेप्चुअल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। हिस्ट्री में भी थोड़ा चीज़ों के बारे में पता भी होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ डेटे रटी हूँ। फिर क्रोनोलॉजिकली चीज़ें लगानी आनी चाहिए। वो आप कैसे लगाओगे मैं अभी आपको बताऊँ। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अभी अपनी नॉलेज के बेसिस में बता सकता हूँ कैसे निकलेगा, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली डेट किसी की भी नहीं पता होगी, पर मैं फिर भी हिस्ट्री के क्वेश्चन में आपको क्रोनोलॉजी लगाना सिखाऊंगा। देखो पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। कहते हैं कि 1857 का रिवॉल्ट हुआ, उसके बाद क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 में, ठीक है। इंडियंस फॉर अलॉटिंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली टू ब्रिटिश, कभी भी ब्रिटिशर्स के बराबर इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली में इंडियंस को इक्वल रिप्रेजेंटेशन कभी दी नहीं गई, ठीक है। पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल बंगाल वाज ट्रांसफर टू गवर्नर जनरल इंडिया, ये तो स्टेटमेंट सरासर गलत है ना यार। आपको पता है गवर्नर जनरल, आपको मैं कितनी बार पढ़ाया कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब? 1833 में, ठीक है। तो 1833 में पहला गवर्नर जनरल इंडिया का बना था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ये पेपर में मैंने आपको पढ़ाया भी है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऐसे अगली बार क्वेश्चन में ना कंफ्यूज करने के लिए पूछ देगा, एक आपको एक तरह में विलियम बेंटिक दे देगा, कनिंग दे देगा, ठीक है, और उसके बाद और कुछ दे देगा और बोल देगा कौन सा गवर्नर जनरल बंगाल का था पहला, कौन सा गवर्नर जनरल इंडिया का था, कौन सा वाइस रॉय था इंडिया का। तो ये अच्छे से देख लेना। 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो पहला जो है बना था 1833 में, उसका नाम क्या था? विलियम बेंटिक। क्या नाम था? विलियम बेंटिक। अब यहां पर ये बात कर रहा है 1858 की। 1858 में जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं बनाया गया था, जो उस टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको वाइस रॉय ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है, वाइस रॉय ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट गलत थी, वाइस रॉय ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर। तो वो कौन था? वो आप सबको पता है, लॉर्ड कैनिंग था। क्या था? कैनिंग आया था ना, उसके टाइम में 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है। डलहौजी के बाद कैनिंग आया था, उसके टाइम में 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, और उसको ही बेसिकली पहला वाइस रॉय ऑफ इंडिया बनाया गया था, ठीक है। तीसरा देखो, पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई तो पावर ट्रांसपोर्ट की थी ब्रिटिश क्राउन। हाँ, पहली बार मतलब ब्रिटिश क्राउन के अंडर ही पूरा इंडिया का सिस्टम आ गया था। ये स्टेटमेंट इसकी करेक्ट थी। इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज कंपोज मेनली ऑफ इंडियन लीडर्स, ऐसा नहीं था। इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ब्रिटिशर्स ही थे, इंडियंस तो कहाँ ही, वो तो लॉ मिनिस्टर भी बड़ा लेट लाया था इन्होंने, ठीक है। मतलब कहने की बात है कि देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि वो लेट लाया था, वो जल्दी लाया था, इक्वल रिप्रेजेंटेशन कभी दी नहीं 1830। इसका मतलब मैंने थोड़ा कंसेप्चुअली इन चीज़ों को पढ़ा, तुम्हें भी ऐसा पढ़ना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। तुमने पेपर के लिए प्रिपेयर किया हुआ ना आने वाले एग्जाम्स के लिए, तुम्हारी वो नॉलेज तुम्हें पक्का काम आएगी। ये मत सोचो कि जो तुमने पढ़ा वो वेस्ट जाएगा, वो मैच द फॉलोइंग में काम आएगा। बट यहाँ पर थोड़ा कंसेप्चुअली आपको सोचना है, वो कैसे बिल्ड करना है वो मुझे पता है। जो मैंने मैराथन सेशन लाया उनको देख लो, और मुझे जरूरत पड़ेगी जिस पोर्शन की, मैं वापस एक एक पेपर से पहले मैराथन सेशन लाने की कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि उसमें भी मैं कवर कर दूँ। बाकी जो ऑलरेडी मैंने सेशन पढ़ाए हुए वो भी सफिशिएंट थे, अगर आप दिमाग लगा के करते तो क्वेश्चन कर सकते थे। और मैंने जब आपको पढ़ाया था, मैंने जो फ्रीडम स्ट्रगल का मैराथन सेशन भी लगाया, मैंने आपको इस बात में बार बार इंफेसाइज किया था कि जो भी इंपॉर्टेंट वाइस रॉय हैं उनको कैसे प्रिपेयर करना, उनके टेनवर में क्या क्या हुआ, ठीक है। उनका टेनवर अगर आप देख लोगे ना तो भी चीजें कवर हो जाती हैं। जैसे
अब अगर आपको पता होता है लिटन जो है वो कब, उसका टेनवर क्या था, ठीक है, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था ये। लिटन का टेनवर क्या था, लिटन जो है 1876 से लेकर 1880 के बीच में रहा था, ठीक है, एज वाइसरॉय। तो उसके टाइम पे जो चीजें होंगी आप इजीली मार्क कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे उसके टाइम पे 1876 से 80 के बीच में ना ये आता ना ये आता ना ये आता, वो कौन सा टाइम है, ये वाला टाइम है। इसके टाइम में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है पास हुआ था, जिसके तहत जो है लोकल प्रेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज लोकल लैंग्वेजेस में चलते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर आपको इसका टेनवर पता होता तो आप कर सकते थे, ठीक है, अदरवाइज करना दिक्कत था। जैसे इसके टाइम में, लिटन के टाइम में क्या हुआ था, मैंने पढ़ा था, एक ग्रेट फेमाइन भी हिट किया था 1876 से 78 के बीच में, एक फेमाइन आया था, ठीक है, भुखमरी पड़ गई थी इंडिया में, इसके टाइम, वो भी इसके टाइम में हुआ था। फिर इसके टाइम में 1877 में दिल्ली दरबार लगा था। क्या दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार काफी बार लगा। इस दिल्ली दरबार में 1877 जो लिटन के टाइम में आया था, इसमें जो 1858 में जो क्वीन को पावर दी गई थी, ठीक है, उसको प्रोक्लेमेशन की गई थी उसकी। और कई बार तो ऐसा पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1858 हुआ था उस टाइम पे क्वीन कौन थी ब्रिटेन में, ठीक है, तो कौन थी, क्वीन विक्टोरिया। कौन थी, क्वीन विक्टोरिया, ये भी अच्छे से देख लेना, क्वीन विक्टोरिया थी ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जाता है। तो लिटन का टाइम आपको पता होना चाहिए। अगर आपको लिटन का टाइम पता था आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इस टाइम पे ग्रेट फेमाइन आया था, दिल्ली दरबार लगा था इसके टाइम में, ठीक है। उसके बाद क्वीन विक्टोरिया जो है उसका इम्प्रेस ऑफ इंडिया जो है मतलब प्रोक्लेमेशन उसका हुआ था, ये सारा इसके टाइम में हुआ था। उसके बाद एंग्लो सिख वॉर में भी यहाँ पर इसका रोल है, बट वो नहीं पूछेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अब पार्टीशन ऑफ बंगाल सबको पता है, कर्जन वॉज द मेन कल्प्रिट बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, तो कर्जन था, तो लॉर्ड कर्जन आपने याद रखना है, इसके टाइम में पार्टीशन बंगाल। इंडियन नेशनल कांग्रेस तो डफरिन के टाइम में बनी थी ना, डफरिन जो था वाइसरॉय था, उसके टाइम में एक रिटायर्ड ब्रिटिश जज था जिसका नाम था रिटायर्ड ब्रिटिश एओ ह्यूम, ठीक है, उसने बेसिकली बनाई थी, किसको बनाया था, कांग्रेस को 1885 में। और वाइसरॉय कौन था, डफरिन। तो आपको ये पता होना चाहिए। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो है ये रिपन के टाइम में आई थी। रिपन को माना जाता है वो ठीक था। रिपन के उसमें क्या था कि रिपन ने क्या किया, रिपन ने इंडियंस को पावर देने के लिए क्या कर दिया, एक ऐसा लॉ पास कर दिया, इल्बर्ट बिल लाया, जिस बिल में यह था कि अगर सीनियर इंडियन मैजिस्ट्रेट है तो वो यूरोपियंस का भी ट्रायल कर सकता है। तो सारे यूरोपियंस अगेंस्ट हो गए, ठीक है, कि एक इंडियन जो मैजिस्ट्रेट है वो यूरोपियन का ट्रायल कैसे कर सकता है। तो ये इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी, फिर इसको वापस लेना पड़ा, वो सारा सीन था। तो ये रिपन के टाइम में हुआ था। रिपन ने बहुत सारी चीजों में अच्छा भी किया था, जैसे ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, इसको भी थोड़ा कम किया था, ठीक है। इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी भी इसके टाइम में आई थी। तो रिपन के टाइम में कुछ चीजें अच्छी हुई थी। तो अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने हिस्ट्री को इस तरह से पढ़ा हुआ है, मैंने इस तरह से याद रखा हुआ है कौन से वाइसरॉय के टेनवर में क्या क्या हुआ है। और अगर आपको ये देखना है तो आप देख सकते हो, स्पेक्ट्रम की बुक में लास्ट में दिया हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम की बुक आती है, नहीं तो मुझे बोल देना, मैं वहां से फोटो क्लिक करके आपको भेज दूंगा, ठीक है, या नेट से भी मिल जाएगा आपको, इस तरह से पढ़ोगे। नेक्स्ट इज सेफ्टी वॉल थ्योरी। सेफ्टी वॉल थ्योरी जो है लाला लाजपत राय ने दी। देखो, सबसे पहली बात, लाला लाजपत राय मॉडरेट थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। मैं बड़ी बार बताता हूँ आपको, एक्सट्रीमिस्ट में अरबिंदो घोष, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों थे एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर थे। उससे पहले थे मॉडरेट। बेसिकली जो सेफ्टी वॉल थ्योरी है वो लाला लाजपत राय ने दी थी। लाला लाजपत राय की बुक जो थी यंग इंडिया, उसमें इन्होंने इसके बारे में पहली बार जिक्र किया था। और इसमें इन्होंने यंग इंडिया में ये चीज बोली थी कि ये जो बनाई गई ना कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये एक सेफ्टी वॉल की तरह बनाएगी। सेफ्टी वॉल मतलब ताकि 1857 की तरह वापस कोई बड़ा रिवॉल्ट ना हो, ठीक है, ताकि जो लोगों का डिसकंटेंट है वो पीसफुल वे में पता चलता रहे, ठीक है, और कोई रिवॉल्ट बड़ी ना हो। तो मतलब एक तरह से ये लाला लाजपत राय का ये कहना था कि मॉडरेट्स का ये फेलियर है इस तरह से पार्टी बनाना, ठीक है, तो मतलब मेन रिवॉल्ट इससे रुक जाएगा। तो इसको बोलते हैं बेसिकली सेफ्टी वॉल थ्योरी। इसको लाला लाजपत राय ने बहुत प्रमोट किया था, तो उनके साथ एसोसिएटेड थे। इन्होंने पहली बार इसको अपनी यंग इंडिया बुक में लिखा था, ठीक है, तो इसके बारे में ये बताना था। दिस इज क्लियर। अगर आपको ये नहीं पता होता तो भी आप क्या सोचते, ब्रिटिश यूज कांग्रेस टू डायरेक्टली रिक्रूट इंडियंस फॉर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ब्रिटिशर ने कांग्रेस को बनाया था किस लिए, ताकि वो रिक्रूट कर सके इंडियन को वर्ल्ड वॉर सेकेंड के लिए। ये कहां से कंसेप्ट है, कांग्रेस बनी 1885 में, 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई थी। ये स्टेटमेंट यहां से रॉन्ग कर सकते थे, कुछ थोड़ा दिमाग लगाओ। ये मैं आपका दिमाग खोलने के लिए अब चीजें बता रहा हूं। कांग्रेस इसलिए बनाई गई थी स्मॉल इंडस्ट्रीज को ब्रिटिश कंपटीशन से बचाने के लिए। भाई ये कोई कंसेप्ट बनता है, ठीक है। कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म था रिलीजियस इंटरेस्ट। कांग्रेस कभी भी रिलीजियस इंटरेस्ट पे चली नहीं, ठीक है, तो कम्युनल डिस्प्यूट, कांग्रेस रिलीजियस नहीं थी, इसीलिए तो उसमें इंडियन मुस्लिम सारे थे, ठीक है।
ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज द प्राइमरी डिमांड ऑफ द मॉडरेट्स ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ द इंडियन नेशन। जब मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया था, मैंने आपको कितनी बार पढ़ाया कि 1885 के बीच से लेकर 1905 के बीच का टाइम जो था मॉडरेट था। मॉडरेट जो थे वो किस तरह से चलते थे? मॉडरेट का तरीका था मर्सी पिटीशन वाला। मर्सी पिटीशन मतलब ब्रिटिशर के पास जाओ, उनको लेटर वेटर लिखो कि यार हमारी ये प्रॉब्लम है, दिस दैट ये वो, ठीक है। तो मतलब ये बड़े आराम से चलते थे। बट एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो अगेंस्ट जाके काम करते हैं, जैसे बाल गंगाधर, लाल लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि क्या प्राइमरी पॉलिटिकल डिमांड थी मॉडरेट की। पूर्ण स्वराज तो मॉडरेट के टाइम में हो ही नहीं सकता, वो 1905 के बाद ही पूर्ण स्वराज का कंसेप्ट जागा था, ठीक है, सही तरह से। उसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए, ऐसा कोई नहीं था। मॉडरेट को इंडिया को तोड़ना थोड़ी चाहते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट होता है कि मान लो कहीं पे अगर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हुआ तो मुस्लिम कैंडिडेट ही वोट करेंगे, ऐसे शेड्यूल कास्ट खड़ा हुआ शेड्यूल कास्ट ही वोट करेंगे, ऐसा इंडिया में नहीं चाहती थी कांग्रेस, ये आपको पता है। उसके बाद टोटल बाइकआउट ऑफ द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन मशीनरी को ही बाइकआउट कर देना इनटू जुडी, ये एक्सट्रीमिस्ट के काम थे, ऐसा वो बोलते हैं। एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब वो चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक्सपेंशन हो और इंडियंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए सिविल सर्विस में, मतलब धीरे धीरे इंडियंस को भी ब्रिटिशर के साथ मिलकर चले, ये मॉडरेट्स का काम था। बट जब देखा कि बंगाल का पार्टीशन हो गया तो एक्सट्रीमिस्ट ने समझ दिया कि मॉडरेट का बस का नहीं है, तो एक्सट्रीमिस्ट ने फिर टेक ओवर कर लिया था, आप सबको पता है। और आगे फिर सूरज स्प्लिट वगैरह हुआ था, वो सब चीजें हमें। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ, सूरज स्प्लिट कब हुआ, इसको क्रोनोलॉजिकली लगाओ। तो भाई अगर हिस्ट्री क्रोनोलॉजिकली पढ़ी होगी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ देखो, हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर मैंने आपको एक सिंगल सेशन में इसलिए पढ़ाई थी ताकि मैं क्रोनोलॉजिकली आपको समझा सकूं, वो पूरी क्रोनोलॉजिकली बताई हुई है मैंने, ठीक है। तो आपको पता होता है पहले कौन सी डायनेस्टी है, उसके बाद कौन सी डायनेस्टी, पहले कौन आया फिर उसके बाद कौन आया। तो जब आप क्रोनोलॉजी आप पढ़ते हो ना, आप पोर्शन वाइज पढ़ते हो ना, फिर वो क्रोनोलॉजी नहीं बनती है, इसलिए क्रोनोलॉजिकली समझाया था। तो अभी तक 41-42,000 बच्चे उसको देख चुके एक महीने में, ठीक है। तो उस वीडियो को देखो, आपको हिस्ट्री, इसी तरह फ्रीडम स्ट्रगल भी मैंने पढ़ाई हुई है, एक क्रोनोलॉजिकली समझाया, उसको भी देखोगे, इट विल हेल्प यू आउट इन अपकमिंग एग्जाम्स, ठीक है। अब देखो ये था इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। देखो अगर ये क्वेश्चन मेरे को आता तो मैं नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ एक ही पता था, स्टीम नेविगेशन कंपनी जो है वीओ चिदम्बरम पिल्लाई ने बेसिकली बनाई थी, ये मुझे पता था, इसको छोड़िए मुझे बाकी कोई नहीं पता था, ठीक है। ट्रस्ट पे चलती है सरकार, तो मैं ट्रस्टवर्दी पर्सन हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ मैं ये क्वेश्चन नहीं कर पाता और मैं इसको छोड़ देता। मेरे को पहले का यही पता था। बाकी इस स्टेटमेंट का जो आंसर था वो ऐसे चल रहा था कि जो बंगाल केमिकल फैक्ट्री प्रफुल्ला चंद्र रॉय ने बनाई थी, डॉन सोसाइटी जो सतीश चंद्र मुखर्जी, और स्वदेश बंधव समिति जो अश्विनी कुमार दत्ता ने बनाई थी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था, ठीक है। दिस इज क्लियर। ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं जो आपके आउट ऑफ द बॉक्स है, वो हर पेपर में आते हैं। ऐसे क्वेश्चनों के चक्करों में ज्यादा नहीं पढ़ना, उनके पढ़ने की जो आपके, जैसे अब ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो ना, क्रोनोलॉजी वाला, तो फिर तो तुम्हें मेरे जैसे बंदे से पढ़ने का फायदा नहीं है, फिर तो तुम सिर्फ फैक्चुअली पढ़ो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुई उस टाइम में तिलक फंड बना था ना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुई थी? 1920 में। मैंने आपको बोला था तिलक फंड बना था क्योंकि उस टाइम पे बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो गई थी। ये तो मैंने पढ़ाया था ना, मैंने आपको नहीं बताया, मैं नहीं बोल रहा कि मैंने आपको ये बताया कि एग्जैक्ट डेट जब बाल गंगाधर तिलक की डेथ हुई, मैंने नहीं बताया। मैंने आपको बट पढ़ाते हुए ये बोला था कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई तो एक तिलक फंड भी बना क्योंकि डेथ हो गई थी बाल गंगाधर तिलक की, ठीक है, अगस्त के महीने में 1920 में। तो डेथ था बाल गंगाधर तिलक 1920, आपको पता चल गया, ठीक है। उसके बाद चोरी चोरा इंसिडेंट, ये सबको पता है, ये तो फेब के महीने में हुआ था 1922 में। इसके बाद गांधी जी ने इस मूवमेंट को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिया था, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब मुझे एक चीज बताओ, पहले ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रुकी थी, उसके बाद जो है आपको पता है गांधी जी चले गए थे अंदर जेल में, तो फिर उसके बाद एक स्वराज पार्टी बनाई थी सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। तो मतलब ये 1922 के बाद की बात है, ठीक है, 1922 के बाद की बात है। तो ये 1923 में हुआ था, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट डेट तक नहीं भी पता है कि कब स्वराज पार्टी बनी थी, बट मुझे इतना पता था कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रुकने के बाद उसमें 2 सेक्शन बन गई थी। एक जो था वो चाहते थे कि मतलब हम इसमें ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर काम करें, वो था, वो कौन से थे? स्वराज पार्टी वाले, ठीक है। वो चाहते हैं हम ब्रिटिशर्स के साथ जो है काम करें, उनके काम में दिक्कतें लाएं, ठीक है। और एक जो थे नो चेंजर, वो चाहते थे हमें कोई बीच में जाने की जरूरत नहीं, हम इनके अगेंस्ट काम करेंगे, जो रिसेंट वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू टाइप, सुभाष चंद्र बोस, वो सारे थे, ठीक है। और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है ईवी रामास्वामी नायकर ने 1925 में स्टार्ट कर दिया। ये अगर आपको नहीं भी पता होता, मान लो ये नहीं भी पता होता, तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे, क्योंकि आपको पता है पहले फर्स्ट स्टेटमेंट से के बाद आपकी 4th स्टेटमेंट आई थी, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद 4th स्टेटमेंट आनी थी, ठीक है।
देखो कौन कौन से ऑप्शन में फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद फोर्थ स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन डी में है। ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता होता तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्रोनोलॉजी बनती है। अब डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक किसी को याद नहीं है, अगर मान लो यहाँ पर ये डेथ ऑफ किसी और की क्यों नहीं पूछ रहा है, अब अगली बार आपको एग्जाम में डेथ ऑफ लाला लाजपत राय के बारे में भी पूछ सकता है। क्यों? बिकॉज रीजन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी जब वो साइमन कमीशन के अगेंस्ट जो है काम करे। तो साइमन कमीशन कब आया था? 1928 के टाइम में। तो आपको ये दिमाग में बैठना चाहिए कि 1928 के टाइम क्रोनोलॉजी में फिर आप लगा सकते हो। तो आप इस तरह से चीजों को प्लीज पढ़ा करो ताकि आपको देखो, मैं ये नहीं बोलता, आप कई बच्चों को मैंने कल जब ये मैंने सेशन लाया इस पे कि मतलब नया ट्रेंड ओवरऑल एनालिसिस बताया बच्चों का, कई में देखा था कमेंट आ गया कि अब तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, जूनियर सिस्टम में भी ऐसे आएगा ये वो। भाई तुमने ऑलरेडी चीजें पढ़ी हुई है, बट तुमने उसको एक ढंग से पढ़ना है। तो वो मैंने आपको ढंग बता दिया, 15 दिन काफी होते हैं, पढ़ा तुमने ऑलरेडी है सारा, बट उसको इन चीजों के साथ मतलब रिलेट कर दो ताकि मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में या क्रोनोलॉजिकली कोई चीजें आए हिस्ट्री की तो आप उसको इजीली कर लो। ठीक है, अब शिमला डेपुटेशन आगा खान लेके गया था, आपको पता है। ठीक है, आगा खान जो था वो शिमला डेपुटेशन लेके गया था, किसके बाद? मिंटो के बाद था, वाइसरॉय होता था मिंटो, ताकि जो है मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हो सके। ठीक है, तो आगा खान लेके गया था, इसने सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम के लिए डिमांड की थी, मुस्लिम के लिए ज़्यादा पार्टिसिपेशन होनी चाहिए इंडिया में, ये सारी चीज़ें थी इसके बारे में। ठीक है, तो ये बेसिकली इसको पहली स्टेटमेंट देखो, डेपुटेशन को राइट दिया था पाकिस्तान, पाकिस्तान में आने का राइट मिंटो कौन होता है देने वाला? वाइसरॉय मिंटो ने रीयूनाइट किया था बंगाल को आफ्टर पार्टीशन। ऐसा तुमने कभी भी सुना है? मुस्लिम आर गिवन द इमीडिएट मेजोरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन दी गई थी? नहीं, ऐसा नहीं है। डेपुटेशन को एक पॉजिटिव एश्योरेंस मिलता मिंटो से कि सेपरेट इलेक्टोरेट आएंगे, और बाद में सेपरेट इलेक्टोरेट आए भी थे, आप सबको ये पता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हु वर द प्राइमरी ब्रदर्स हु फाउंडेड, ये तो बिल्कुल एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है, सबको पता होती है। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जो बनी थी उसमें मोहम्मद अली शौकत अली का इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो आपको दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक तो खिलाफत मूवमेंट, एक तो आपको पूछ सकता है मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन कब हुई। देखो मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग बना था 1906 के टाइम में। ठीक है, कब? 1906 दिसंबर के महीने में, 30 दिसंबर 1906 में बना था। इसको बनाने वाले फाउंडर्स में कौन थे? देखो, एक नवाब सलीम उल्लाह, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल था नवाब सलीम उल्लाह। ठीक है, ये कहाँ का? ढाका का। ठीक है, ऑफ ढाका। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट रोल था। उसके बाद जो है एक नवाब था मोहसिन उल मुल्क, मोहसिन उल मुल्क इसका रोल था। ठीक है, और एक वकार उल मुल्क का रोल था, वकार उल मुल्क। ठीक है, इसका भी रोल था। और एक हमने आगा खान की भी बात की, तो आगा खान का भी कहीं ना कहीं रोल इसमें था। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये भी आप देख लेना कौन किसकी फॉर्मेशन में किसका इंपॉर्टेंट रोल था, तो वो स्टेटमेंट भी आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो आप पेपर में इजिली कर लोगे। 89 क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज अ पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय नाना पाटिल ड्यूरिंग द क्विट इंडिया। देखो क्विट इंडिया मूवमेंट जब आ गई थी, अब आपको बोलेगा डू और डाई का गांधी जी ने ना क्विट इंडिया मूवमेंट में दिया था। ठीक है, ये सब चीजें ऐसे रिलेट होती है, कौन सी मूवमेंट, इसको भी क्रोनोलॉजी 1942 में आपको पता है क्विट इंडिया मूवमेंट आई थी, और 17 में बेसिकली पैरेलल गवर्नमेंट जो है वो नाना पाटिल ने स्टार्ट कर दी, 17 महाराष्ट्र में। ठीक है, पैरेलल गवर्नमेंट शुरू, इसके बाद काफी जगहों में शुरू हुई थी, बट जो 17 वाली थी वो किसने स्टार्ट की थी? नाना पाटिल ने। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। दिस इज फॉर टुडे। तो इस अगर आपको यहाँ तक जो मैंने अभी पढ़ाया आपको अगर आपको ठीक लग रहा है तो इट हार्डली टेक्स अ सेकंड, यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल। अब आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन हमने देखना, बाकी ये जो आगे उसके बाद और क्वेश्चन आएंगे जम्मू कश्मीर वाले वो देखेंगे, बट 91 से आगे जो है ये आएगी पॉलिटी। पॉलिटी आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसको हम जिनके सिलेबस में है उस टाइम पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। पॉलिटी जैसे जूनियर असिस्टेंट का आगे एग्जाम्स है उसके सिलेबस में नहीं है, फाइनेंस अकाउंट सिस्टम में आई थिंक नहीं है। ठीक है, तो बाकी जिनमें होगी उसमें हम तब देख लेंगे। अब ये देखो, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज गिवन द ब्रिटिश रॉयल असेंट देयर बाय गिवन। अभी जब मैं ये पेपर सॉल्व कर रहा था ना, मैंने जल्दबाजी में इसका 3 जून पहले मार्क किया, लेकिन ये 3 जून नहीं है। इसको रॉयल असेंट 18 जुलाई को मिला। 3 जून 1947 में क्या हुआ था? माउंटबेटन ने प्लान को अनाउंस किया था, माउंटबेटन प्लान अनाउंस हुआ था। ठीक है, प्लान अनाउंस हुआ था माउंट, मतलब किस तरह से इंडिया की पार्टीशन होगी और इंडिया के 2 पार्ट्स बनेंगे, वन इज इंडिया एंड सेकंड वन इज पाकिस्तान। ठीक है, वो 3 जून 1947 इसने अनाउंस किया था। बट इसको जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को ब्रिटिश जो रॉयल एक्सेंट है वो 18 जुलाई 1947 में बना था, और ये फोर्स में कब आया था? 15 अगस्त 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिली थी। ये सब आपको पता है। ठीक है, तो बट आपको ये 2 डेट्स पता होंगे, 3 जून 1947 ये भी पूछता है, माउंटबेटन का प्लान अनाउंस हुआ था, और 18 जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को जो ब्रिटिश एक्सेंट जो मिला था, इसकी वजह से ही लीगल इफेक्ट में आया था हमारा माउंटबेटन
प्लान। ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ये क्वेश्चन जो आपके पॉलिटी के हैं, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो पॉलिटी के जेकेएसएसबी ने पूछे थे, बट अगर जिसको पॉलिटी वॉलिटी आती थी तो उसने तो कर लिया होगा, अदरवाइज वाले तो फिर मुश्किल होगी। बट हमें इस टाइम अभी इसको नहीं देखना है, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न ये नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम आगे। 100 तक तो यही क्वेश्चन थे, 101 से स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन था, देखो जैसे विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोलर सिस्टम। देखो वीनस, मरकरी के बाद वीनस आता है, वीनस को मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, सबको पता है। ठीक है, एस्ट्रॉइड बट आपको पता है हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं। एस्ट्रॉइड मतलब जो है पार्टिकल्स पाए जाते हैं और बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं काइंड ऑफ। ठीक है, वो एक टाइम पे जब टूटे होंगे तो सेपरेटेड वहां पर हैं, और कई बार वो अर्थ की तरफ भी आ जाते हैं और बोलते हैं फिर अर्थ के साथ टकरा सकता है ये एस्ट्रॉइड। तो वो मार्स और जुपिटर के बीच में, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। बट यहाँ पर तीसरी जो स्टेटमेंट है क्यूपर बेल्ट, क्यूपर बेल्ट आइसी बॉडीज होती है, बिल्कुल करेक्ट है, बट वो सैटर्न और यूरेनस के बीच नहीं है, वो नेपच्यून के बाद है। नेपच्यून के बाद जो भी आता है ना वो सारा ठंडा एरिया, उसको क्यूपर बेल्ट बोलते हैं। इवन प्लूटो को भी कंसिडर किया जाता है क्यूपर बेल्ट का पार्ट। तो पहली दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट थी, बट थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग थी। ये सिंपल आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, जो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है सोलर सिस्टम के बारे में, तो आप इसके बारे में अच्छे से कर लेते। नेक्स्ट देखो, हाँ अब ये तो सबको पता होगा यार, हमारी जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, अगर हम ईस्ट से वेस्ट में इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हैं तो एक न्यू डे ऐड हो जाता है, हमारी एक नई डेट ऐड हो जाती है। और अगर हम वेस्ट टू ईस्ट आते हैं तो हमारा एक डे माइनस हो जाता है। जैसे ये कहता है कि इंटरनेशनल डेट लाइन को आपने वेडनेसडे को क्रॉस किया, ईस्ट से वेस्ट गए, तो ईस्ट से वेस्ट गए तो एक डे ऐड होना चाहिए, तो डेट जो है वो थर्सडे होना चाहिए, वेडनेसडे के बाद थर्सडे होना चाहिए। अगर ये बोलता वेस्ट टू ईस्ट गया तो वेडनेसडे के पीछे वाला दिन जो है ट्यूसडे आना चाहिए था। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए इंटरनेशनल डेट लाइन को हम क्रॉस करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी देख लेना आप। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन के बारे में पहले भी बात करिए, बहुत ही देखो अब आपका हम आ रहे हैं ज्योग्राफी वाले पोर्शन में, ये सारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, पोर्शन है, आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है। जैसे ये कहता है विंटर सोलिस्टिस, आपको पता है समर सोलिस्टिस विंटर सोलिस्टिस क्या होता है, आपको पता है ये आपके अगर अर्थ है, ये आपका इक्वेटर है। अब आपको पता है सन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी में ऊपर जाता है। ठीक है, तो आपको पता है जून 21 के टाइम पे सन जो है ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, और सर्दियों में ये जो सन है वो नीचे चल जाता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो नीचे है उसमें पहुंचता है कब, विंटर सोलिस्टिस के टाइम में, 22 दिसंबर के टाइम में। उसके टाइम में क्या हो, अब आर्टिक ऊपर वाला एरिया को बोलते हैं, एंटार्क्टिक नीचे वाला एरिया को बोलते हैं। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, विंटर सोलिस्टिक। विंटर सोलिस्टिक की बात तब होती है जब सन कहाँ गया हुआ है, नीचे, इसका मतलब ऊपर सन नहीं है आर्टिक वाले एरिया में। तो ये कहता है कि सन नेवर सेट्स एट द आर्टिक, भाई सन ऊपर है ही नहीं है तो वो सेट क्यों नहीं हो, वो तो सेट ही रहेगा ना। तो ये बोल रहे नेवर सेट एट द आर्टिक, ये गलत है, क्योंकि देखो समझो, समर सोलिस्टिस तब आता है जब सन ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, तो ऊपर आर्टिक वाले एरिया में तब धूप रहेगी, सन जो है सेट नहीं होगा। बट जब सन ही नीचे गया हुआ है वो सदर्न हेमिस्फीयर में, तो आर्टिक वाले एरिया में कैसे वो बिना सेट हुए रहेगा। ठीक है, तो ये बोल रहे सन नहीं सेट होगा विंटर सोलिस्टिस में, ऐसा नहीं है। द सन नेवर सेट्स एट द एंटार्क्टिक सर्कल, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सन एंटार्क्टिक सर्कल में जो है वो वहां पर जो है वो वहां पर सन रहेगा। अब ये देखो, सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में रहेगा, नहीं, ये विंटर सोलिस्टिस की बात है, सन नीचे गया हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा लाइट पड़ेगी, इंसुलेशन ज्यादा होगी, कैसे होगी जब सन ही सदर्न हेमिस्फीयर में, तो कहाँ कैसे हो सकती है। तो थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में भी क्या सिंपल दिमाग लगा, इस बच्चे ने भी ठीक दिमाग लगा। देखो सबसे पहले आप जम्मू प्लेन से जा रहे हो हिमालयस की तरफ, तो क्या होगा, देखो सबसे पहली बात आपको पता है जम्मू प्लेन्स की कहानी कैसे स्टार्ट होती है। ठीक है, अब इस बच्चे ने गलत किया हुआ है, ये नहीं होता है। देखो सबसे पहले जब भी आप गर्मी वाले सर्दी एरिया में जाओगे, सबसे गर्मी वाला एरिया होता है ट्रॉपिकल एरिया। ठीक है, अगर आप ये भी दिमाग लगाते, फिर आपका सब ट्रॉपिकल एरिया आ जाता है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका थोड़ा हिमालयन मॉइस्ट वाला एरिया आ जाता है। ठीक है, मॉइस्ट टेम्परेचर जो टेम्परेट एरिया होता है, टेम्परेट ऐसे ही चलता है ना। फिर उसके बाद आपका अल्पाइन एरिया आ जाता है। ठीक है, टुंड्रा वुंड्रा टाइप। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट था। ठीक है, पहले ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल थॉर्न, फिर सब ट्रॉपिकल एरिया आ जाता है गर्मी के हिसाब से, उसके बाद टेम्परेट एरिया, उसके बाद अल्पाइन। अब इसने ये गलती करी, इसने सोचा कि सब ट्रॉपिकल, जम्मू सब ट्रॉपिकल में पड़ता है, उसके बाद ट्रॉपिकल लगाएंगे। लेकिन अब ये भी तो देखो आप क्या कर रहे हो, आप जम्मू प्लेन से हिमालयस की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब हिमालयस की तरफ जाते हुए तो गर्मी थोड़ी आ सकती है। ट्रॉपिकल एरिया में ज्यादा गर्मी होती है, ट्रॉपिकल देन सब ट्रॉपिकल देन आपका टेम्परेट देन उसके बाद अल्पाइन देन उसके बाद आपका आगे चल जाता है जो टुंड्रा वुंड्रा टाइप। ठीक है, इस तरह से आपका चलता है, यहाँ पर भी थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत थी। ठीक है, अब नेक्स्ट ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये इसलिए फॉरेस्ट का पेपर था, इसलिए उसका क्वेश्चन था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। बट आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको कोई फॉरेस्ट का पेपर थोड़ी है नया जो आप उसके प्रिपेयर करोगे। ये कहते हैं कि फॉरेस्ट लैंड जो है उसको आप स्ट्रेटेजिक लीनियर प्रोजेक्ट बना सकते हो विद इन 100 किलो, मान लो रोड शोर टाइप। ठीक है, तो बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर, और फॉरेस्ट लैंड को आप कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो 10 हेक्टेयर तक का। और पब्लिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई किए हैं 5 हेक्टेयर को छोड़ के लेफ्ट में एक्सट्रीमेट एरिया में आप कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन जो
है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एग्जाम था इसलिए वहां पर आया था। अब जैसे ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन सिंपल था, मतलब मान लो अगर सपोज करो किसी को नहीं पता, तो सबको ये तो पता है त्रिकुटा हिल्स कहाँ पर है, रियासी में, तो थर्ड का बी आना था, थर्ड का बी आना था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ये इस बच्चे ने जो गलत किया ये तो बहुत गलत हुआ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो थर्ड का बी नहीं, सॉरी थर्ड का ए, इसने ठीक ही किया हुआ, सॉरी यार मैं मैथ ठीक कर रहा हूँ बट लगा गलत रहा हूँ। थर्ड का ए, ठीक है। तो त्रिकुटा सेंचुरी जो है त्रिकुटा हिल्स रियासी में, तो उससे करेक्ट हो। बाकी मैंने आपको ऐसे भी बताया हुआ है कि आपकी जो हीरपुरा वाला एरिया शोपियन में, राजप्रायन वाइल्ड सेंचुरी मैंने आपको बताया था, राजप्रायन वाली कहाँ पर है, अनंतनाग में, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो आपको कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन से नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है। आप जम्मू कश्मीर वाली प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें आपको सारा कवर हो जाएगा। फ्लोरा फाना जम्मू कश्मीर में मैंने ये सब कवर करवाया और ये आपको आना चाहिए। अब देखो मैंने आपको बोला था ना, आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, मान लो रिवर्स है, उस रिवर का पुराना नाम, रिवर्स के ऊपर कौन सा डैम है, ठीक है, और उसकी ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरी, ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे उरी डैम जो है झेलम पे है, सबको पता है। सलाल डैम जो है चनाब पे है। पकलदुल डैम जो है मारुशुदा रिवर है। दलहस्ती रावी पे कब से हो गया, दलहस्ती रावी पे नहीं है, ठीक है। दलहस्ती डैम भी किसके ऊपर है, चनाब पे, ठीक है। पकलदुम जो मारुशुदर है, मारुशुदर इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ चनाब, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो आपको फोर्थ स्टेटमेंट आपकी गलत थी, तो पहली, दूसरी, तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, मतलब जम्मू कश्मीर पोर्शन के मुझे क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इन सिटू, मतलब इन सिटू होता है जहां पर है वहीं पर प्रोटेक्ट करो। तो इन सीटू अपनी जगह पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की इसमें कौन सी एग्जांपल, देखो अपने घरों पे आप रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हो, ये इसकी एग्जांपल नहीं है, वो तो आप आर्टिफिशियल वे में करो। फार्म पॉन्ड भी एक तरह का आर्टिफिशियल वे, इसमें आप क्या करते हो, मतलब खुद खड्डे बना देते हो छोटे छोटे एग्रीकल्चर लैंड में, ताकि रेन वाटर कलेक्ट हो। अंडरग्राउंड स्टोरेज कैपेसिटी, ये भी इन सिटू नहीं है। इन सिटू है कि सॉइल की प्रोफाइल, जो मिट्टी है वहीं पर बेसिकली पानी स्टोर हो जाए मल्चिंग और कंटूर बंडिंग के द्वारा, तो ये इन सिटू रेन वाटर हार्वेस्टिंग की एग्जांपल है, ठीक है। अब देखो ये टनल का क्वेश्चन है, मतलब रोड एंड ट्रांसपोर्ट के कम्युनिकेशन के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसी तरह के आ रहे हैं, आपको इन डेप्थ उनको पढ़ना है। अगर आप बोलोगे तो एक बार वापस पढ़ा दूंगा, ऑल तो मैंने पढ़ाया हुआ। अगर आप मेरे एमसीक्यू रिवीजन सेशन देखोगे, मैंने एक एक कोई टनल है, कोई रोड है, उसके सारे फीचर्स करके समझाया हुआ। जैसे इनकरेक्ट बताना है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है 9 किलोमीटर लॉन्ग है। अब मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर जो है जेके ने दिया, नीदर 1 नॉर 2, ठीक है। मतलब इनकरेक्ट ना पहला है ना दूसरा, इसका मतलब दोनों करेक्ट है। बट अगर सही तरह से देखा जाओगे, इसकी लेंथ 9 किलोमीटर नहीं 9.28 किलोमीटर है, ठीक है। बाकी तो स्टेटमेंट करेक्ट है, एग्जैक्टली देखा था 9.28 किलोमीटर, इनको अप्रॉक्स लिखना चाहिए था यहाँ पे, बट एनीवे इन्होंने कंसिडर नहीं किया। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल 9 किलोमीटर, मतलब मेनली 9.28 किलोमीटर है। ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी उधमपुर और रामबन, आपको पता है उधमपुर के चनेनी और रामबन के नाश्री को कनेक्ट करते हैं, इसलिए इसको चनेनी नाश्री टनल भी कहते हैं, और प्रेजेंटली यही सबसे बड़ा रोड टनल है, ठीक है। बाकी जब वो बन जाएगा जोजिला वाला तो फिर वो हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट थी टनल T50 टनल, ये 12.70 किलोमीटर का इंजीनियरिंग फीट है, मतलब ये किसको कनेक्ट करता है, खारी और सुंबर, ये कहाँ पर है, रामबन में, इसको कनेक्ट करता है। और इंडिया का लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल, मतलब रेलवे का ट्रांसपोर्ट है, USBRL के तहत है, ये स्टेटमेंट में करेक्ट है। इन्होंने इनकरेक्ट पूछी थी, तो दोनों में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, बट श्यामा प्रसाद मुखर्जी 9.28 किलोमीटर है, वो थोड़ा इनका आप मान सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये देखो आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है कि यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, इसमें क्या क्या, देखो हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, आपको पता है जो भी साइट्स डिक्लेयर हुई, अब पहले डायरेक्ट पूछता था कौन सी साइट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है या नहीं है, अभी लेटेस्ट कौन सी एडिशन है, अब ये पूछा उनके फीचर्स के बारे में। अब आपको ये भी पूछ सकते हो जो पहले साल हमने ऐड की थी, आई थिंक 1970, तब कौन कौन सी ऐड हुई, तो ये भी देख लेना, ठीक है। अब थोड़ा ऐसे पूछा, तो माउंटेन रेलवेज में आपकी कालका शिमला भी आती है, दार्जिलिंग वाली भी आती है, नीलगिरी भी आती है, ये तीनों जो है बेसिकली माउंटेन, यार थोड़ी भी कॉमन सेंस लगाते हैं ना, तो हिमाचल के जो है कालका शिमला में भी आपको पता है वो पहाड़ों में चलते हैं, उसकी भी वीडियोस आती रहती है। नीलगिरी माउंटेन्स की तो बहुत फेमस है, और दार्जिलिंग वाले तो फेमस है ही है। तो ये सारी ही माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, इनको इकट्ठे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, जैसे अभी रिसेंटली आपको पता है जो भी मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो इनके साथ मराठास के साथ एसोसिएटेड हैं, वो सारे चाहे वो डिफरेंट एरियाज में, उनको एक इकट्ठा जो है एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में पूछे जाएंगे, उनको भी आप अच्छे से कवर कर लोगे, ठीक है। तो आपका ये पहला सेशन है इस पेपर का, आप बोलोगे इसका कंप्यूटर भी इसका पढ़ने लायक है, तो वो देखेंगे, उसके बाद मैथ इसमें करेंगे, बाकी इंग्लिश तो लाने की जरूरत है, वो बहुत ईजी, और इंग्लिश जो मैंने पढ़ाई थी उससे ही आपका निकलता है। इंग्लिश थी ईजी, मैं ये नहीं बोलता कि मेरे से पढ़ाई थी, वो तो किसी ने भी पढ़ाई हुई उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी अब आने वाले एग्जाम्स के लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा कंसेप्चुअल चीजें पढ़े,
मतलब ऐसे घबराने वाली बात नहीं, आपने ऑलरेडी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, हम देख लेंगे 10-12 दिन में, बस आपको जस्ट ट्रेंड बताना है, जो समझाना कि पेपर में किस तरह से इन चीज़ों में दिमाग लगाना है, वो सब हम देखेंगे। बाकी अगर आपको ये मेरा पढ़ाना पसंद आता है, यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर ज्वाइन करो। अब जो आगे 10-15 दिन हमारे पास हैं तो जूनियर सिस्टम के पढ़े, आप बोलोगे तो 15 दिन में मैं बता दूंगा आपको किस तरह से अपनी चीज़ों को कवर करना है। तो आप बोलोगे तो मैं कल शाम को एक छोटी सी जूनियर सेशन के लिए वीडियो ले आऊंगा। बाकी अगर आप मॉक टेस्ट सेक्शन में फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो गूगल में जाओ, लिखो awakeningclasses.in गूगल में, ठीक है, तो वहां पर आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, वहां पर सेक्शन ऑफ फुल लेंथ टेस्ट बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आपको वहां पर मिल जाएंगे, जो कि आपको 99 में सारे मिल जाएंगे। तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट अगर देना है तो आप वहां पर जाके दे सकते हो, ठीक है। दिस इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड यू द बेस्ट कंटेंट ओवर हियर। दिस इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।